Yo. So, very good morning everyone. I am Avni, your chemistry teacher. So, today we will start with our very first topic of chemistry. Before starting with the topic, let us talk about what is chemistry. So, anyone knows what is chemistry? And chemistry किस चीज़ से डील करती है? So, chemistry is a branch of science. एक केमिस्ट्री जो है वो साइंस की ब्रांच है जो डील करती है स्ट्रक्चर्स, उनकी प्रॉपर्टीज लाइक उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, इन सब मैटर के रिलेटेड इन सब से डील करती है. तो अभी तक आप लोग 10th में साइंस पढ़ते थे. तो साइंस को फर्दर डिवाइड किया गया था 3 सब्जेक्ट्स में. वन इज केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी. बट अब अगर बात करेंगे इन क्लास 11, तुम लोग जनरली बात करोगे केमिस्ट्री विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. वन इज फिजिकल केमिस्ट्री, सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, and the third one is organic chemistry. So what is the major difference between the physical chemistry, inorganic chemistry and organic chemistry? कोई बता सकता है? तो चलो हम लोग सबसे पहले अगर फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जो एप्लीकेशंस ऑफ टेक्नोलॉजीज, फिजिक्स थ्योरीज को केमिकल सिस्टम में अप्लाई करती है और बताती है कैसे चेंज आता है. लाइक प्रेशर से क्या चेंज आएगा, वॉल्यूम से क्या चेंज आएगा, देन वर्क डन होगा तो क्या चेंज आएगा, हीट सप्लाई करेंगे तो उस सिस्टम में क्या चेंज आएगा. तो ये सब चीज़ें जो डील करती है वो डील करती है फिजिकल केमिस्ट्री. ठीक है, चलो देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो जनरली डील करती है रिएक्शंस के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि कैसे हो रही हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी. ठीक है, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें जनरली हम अपनी केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं. बट अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली बेस्ड ऑन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स एंड दैट इन्वॉल्व्स हाइड्रोजन. कि कैसे रिएक्शन हो रही है, वो रिएक्शन हो रही है तो उसको रिएक्शन के टारगेट तक पहुंचने के लिए, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए वो कितने स्टेप्स को अप्लाई करती है, क्या मैकेनिज्म हो रहा है, वो कैसे रिएक्शन हो रही है. तो जनरली हम लोग अपनी साइंस में अब ये 3 पार्ट्स पढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द लास्ट वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो हम लोग आपका जो वेरी फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. चलो, क्या कोई मुझे इम्पोर्टेंस और स्कोप बता सकते हैं केमिस्ट्री का क्या है, कि केमिस्ट्री से हमारी लाइफ में, आप सबकी लाइफ में क्या चेंज आया है, कि केमिस्ट्री के साथ हमारी लाइफ कैसे इजी हुई है. कोई मुझे इसकी जो है कहो कि हम लोग इम्पोर्टेंस वो बता सकता है कि केमिस्ट्री ने हमारी लाइफ को इजी किया है, क्या कुछ चेंजेस आए हैं? जी हाँ, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. आजकल इजी ट्रांसपोर्टेशन है, लाइक बस, कार, प्लेन, साइकिल. कार्स वगैरह में क्या डलता है, फ्यूल्स डलते हैं, पेट्रोल्स डलते हैं जो कि किससे बनते हैं, हाइड्रोकार्बन से बनते हैं. ठीक है, हमारी कम्युनिकेशंस को इजी कर दिया है. हम लोग यहाँ बैठे किसी से भी फॉरेन में या कहीं भी किसी से बात करनी हो, हम लोग इजीली कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारे को केमिस्ट्री ने एक लग्जरी लाइफ भी प्रोवाइड करी है. लग्जरी लाइफ कैसे? आज से बहुत टाइम पहले की बात करूँ तो कोई एसी नहीं होता था,
कोई हीटर नहीं होता था, एसी हीटर तो दूर की बात है, ये फैन, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें ही नहीं होती थी। बट आज की जनरेशन में हम लोग के पास टीवी, फ्रिज, लाइक रेफ्रिजरेटर, फैंस, हीटर्स, एसीज, ड्रायर, ब्लोअर, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसने हमारे कंफर्ट को मतलब बहुत इजी कर दिया है, बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में कर दिया है, हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा मतलब बोलो एकदम से मतलब लग्जरियस कर दिया है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें किसी और मतलब इम्पोर्टेंस की, तो वो क्या हो सकता है? केमिस्ट्री, मतलब इम्पोर्टेंस, सप्लाई ऑफ फूड। अब बात करूँ फूड सप्लाई की, तो जो ये एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में मेन हमारा मतलब बोलो नाइट्रोजन है कॉन्स्टिट्यूएंट। नाइट्रोजन प्रोवाइड करेंगे हम लोग उसे एज अ फर्टिलाइजर सॉइल्स में, तभी तो प्लांट्स वगैरह ग्रो करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो केमिस्ट्री है उसने हमारे को मतलब एक बेटर हेल्थ में कंट्रीब्यूट किया है, सैनिटेशन में हेल्प किया है, ठीक है, हमारे को मतलब प्रॉपर हाइजीन करने में हेल्प किया है। तो इस तरह से केमिस्ट्री ने हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। क्लियर हो गया? तो जो ये हमारा वेरी फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, दैट विल बी अप्रॉक्स ऑफ 7 मार्क्स। आपको एग्जाम्स में ये 7 मार्क्स का आता है। एंड इसी चैप्टर के लाइक 80% जो ये चैप्टर है, ये हमारा सेम 12th में कंटिन्यू होता है, बट उसमें थोड़ा जो लेवल होता है उसको हाई कर दिया जाता है। एंड वहाँ पे भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड वहाँ पे भी अगर इसकी मार्क्स कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो भी अप्रॉक्स 8 मार्क्स या 9 मार्क्स की रहती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अपना जो सबसे फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की ये जो चीज़ें केमिकली कंबाइन करती हैं उनमें चेंज आता है, तो वहाँ पे कौन से लॉज अराइज होते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट लॉ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। सो फर्स्ट लॉ हमने बोला दैट इज द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। सो डेफिनाइट का मतलब क्या होता है? डेफिनाइट का मतलब हम लोग कह सकते हैं फिक्स्ड या सेम, ठीक है। इस लॉ को हम लोग अनदर नेम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ सुन के तो बहुत सारे बच्चे मतलब हो गए होंगे, यार ये तो हमने पढ़ा है, ये इस लॉ को तुमने 10th में पढ़ा है। तो क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन? कंजर्व करना, सेव करना। तो आप लोग पढ़ते होते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वही तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। क्या कह रहा है कि एनर्जी की जो फॉर्म है वो ना ही मतलब जो एनर्जी है ना ही वो डिस्ट्रॉय होएगी ना ही वो और क्रिएट होएगी, बट वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगी। लाइक हम लोग मोबाइल फोन चार्ज करते हैं, वहाँ पे भी तो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है, वेस्ट तो नहीं कर रहे हम लोग उसको, ठीक है। कि ये लाइट है, लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इस लॉ को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो ये लॉ क्या कहता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, कि चाहे वो फिजिकल चेंज है या वो केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज दैट इज बिकॉज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, एंड द केमिकल चेंज दैट कैन बी अराइज ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शन। कि चाहे वो फिजिकल चेंज है चाहे वो केमिकल चेंज है, जो मास होगा रिएक्टेंट का वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर रहेगा। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ऐसी रिएक्शन होती है
रिएक्टेंट जिसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं एंड प्रोडक्ट जिसको हम राइट हैंड साइड लिखते हैं। तो इसने यही बोला कि जितना मास रिएक्टेंट का होएगा उतना ही मास किसका हो जाएगा, प्रोडक्ट का। दैट मीन्स कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, फिर चाहे वहां पे कोई फिजिकल चेंज अराइज होता है या कोई केमिकल चेंज अराइज होता है। तो अब फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में बात करें हैं तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज एंड वन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में तुम्हारी डेली लाइफ की एग्जांपल दैट इज मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, मेल्ट हो जाएगी, उसको रूम टेम्परेचर पे रहने दो, हीट प्रोवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। सर्दियों में इन केस ऑफ विंटर्स इट विल टेक अ लिटिल मोर टाइम एज कंपेयर टू समर्स, बट वो मेल्ट तो खुद से ही हो जाएगी। तो फिजिकल चेंज के लिए आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस मतलब सॉलिड से लिक्विड में जाना, सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं। सॉलिड के केस में वो आइस है एंड लिक्विड के केस में वो क्या बन रही है, वाटर बन रही है। तो जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं कि एक गिलास है, गिलास में मैंने 4-5 क्यूब्स आइस के डाल दिए, ठीक है, लेट इट बी ये 5-6 क्यूब्स हैं आइस के, एंड इस पूरे गिलास का जो मास है वो है 20 ग्राम। इसको अनडिस्टर्ब रहने दिया मैंने 5 to 7 मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स के लिए, जब तक कि आइस जो है कंप्लीटली मेल्ट नहीं हो जाती। क्या जब आइस मेल्ट हो जाएगी इसके वेट में या इसके मास में डिफरेंस आएगा? क्या गिलास का मास जो है वो चेंज होगा कि नहीं होगा? एनीवन? जी नहीं, इसके मास में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है मतलब फॉर्म चेंज करी है, सॉलिड से वो लिक्विड में गई है। कोई वहां से जो है मतलब पानी जो है वो इवेपोरेट नहीं हुआ या पानी जो है वो उसको कुछ चेंज नहीं, मतलब कुछ मतलब लाइक वो गिरा नहीं है, कुछ ऐसी चेंज नहीं हुई। तो दैट मीन्स कि जब हमने सॉलिड को देखा जब वो आइस की फॉर्म में थी, जब हमारी आइस, उसका मास तब भी 20 ग्राम था, जब वो लिक्विड में चेंज होगी तब भी उसका मास 20 ग्राम था। तो यहाँ से ये लॉ प्रूव हो जाता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। चलो केमिकल चेंज की एग्जांपल ले लेते हैं एक। ठीक है, केमिकल चेंज में हमारे पास एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था लैंडोल्ट्स। लैंडोल्ट्स साइंटिस्ट ने एक एच शेप ट्यूब ली थी। दिस इज द एच शेप ट्यूब। उन्होंने एक एच शेप ट्यूब ली थी जिनको ऊपर से बंद कर दिया गया था। एक के बीच में हमारे पास प्रेजेंट था सिल्वर नाइट्रेट एंड दूसरी ट्यूब में हमारे पास प्रेजेंट था सोडियम क्लोराइड। अब उन्होंने पहले ये ट्यूब ली, दोनों ट्यूब्स में अलग अलग अपने सॉल्ट्स ऐड किए, देन उन्होंने उनका वेट किया। सपोज करो इसका वेट आता है मेरे पास 183 ग्राम। आई एम जस्ट सपोजिंग, ये फिक्स नहीं है। तो 183 ग्राम है इस एच शेप ट्यूब का मास। उन्होंने क्या किया, इस एच शेप ट्यूब को फिर से शेक करा। शेक किया मतलब इसके कुछ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स इधर मूव करेंगे एंड इसके कुछ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स इधर मूव करेंगे। आपस में इन दोनों की क्या हो जाएगी फिर रिएक्शन। तो सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl की क्या हो जाएगी आपस में रिएक्शन। अब जब रिएक्शन हुई तो ये वाले जो पार्टिकल्स थे कुछ इसके साथ रिएक्ट कर गए एंड इसके कुछ पार्टिकल्स इसके साथ रिएक्ट कर गए। तो रिएक्ट करने पे हमें जो प्रोडक्ट मिला दैट इज AgCl प्लस NaNO3, सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। सिल्वर क्लोराइड डाउनवर्ड्स एरो लगाया है, दैट मीन्स डाउनवर्ड्स एरो रिप्रेजेंट्स टू प्रेसिपिटेट्स, एंड यहां से एक वर्ड और अराइज हुआ है प्रेसिपिटेट्स। तो प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं? प्रेसिपिटेट्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो इनसॉल्यूबल होते हैं हमारे वाटर में या सॉल्वेंट में, जो घुल नहीं पाते। ठीक है,
तो अगर ये जनरली बात करें कि यहाँ पे ये रूल जो है या जो हमारा लॉ है एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो चेक कर लेते हैं। एक सिल्वर है, यहाँ भी एक है, NO3 NO3, Na Na, Cl Cl। तो देखो जब वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गया, सिर्फ और सिर्फ उसमें रिएक्शन हुई है, बट जो एलिमेंट एज अ रिएक्टेंट में पड़े थे वही हमारे प्रोडक्ट में पड़े हैं। तो मतलब यहाँ पे भी आफ्टर रिएक्शन जो उसका मास आएगा, जो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था 183 ग्राम। तो यहाँ से भी केमिकली प्रूव हो गया कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है वो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में जाता है तो सिर्फ और सिर्फ उसमें कोई चेंज नहीं आता। जो मास हमारा बिफोर द रिएक्शन होता है वही मास हमारा आफ्टर रिएक्शन होता है। सो ये तुम्हारा फर्स्ट लॉ था। इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। चलो देन सेकेंड लॉ पे मूव करते हैं। That is law of constant proportion, or we can also say it that is law of definite। इन दोनों नेम से इसको जाना जाता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट और डेफिनाइट का मतलब होता है फिक्स या क्या वो सेम, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ले लेती हूँ, दैट इज ऑफ वाटर। वाटर के एग्जांपल ले रही हूँ तो वाटर का जो होता है हमारा फॉर्मूला दैट इज H2O। तो ये वाटर हमें कहाँ से मिलता है, कहाँ से आता है पानी? पानी हमारे पास रेन से भी आता है, रिवर, लेक, ओशियन, सीज, ग्राउंड वाटर, ठीक है, देन टैप्स, देन एटसेट्रा। इन सब जगहों से मतलब डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से जो ओरिजिनेट हो रहा है या जो हमें मिल रहा है वो क्या है? वाटर। हाँ, माना कि जो रेन वाला वाटर होता है वो एसिडिक होता है या फिर उसमें कह दो कुछ सॉल्ट्स का मिक्सचर होता है, रिवर वाटर है, लेक वाटर, ओशियन वाटर्स, इनमें भी हमारे पास क्या होते हैं? सॉल्ट्स पड़े होते हैं, बट है तो सब पानी ना। एंड ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे जाते जाते वाटर जो है वो H2O2 कुछ बन गया, लेक में जाते जाते वाटर OH नेगेटिव बच गया, ओशियन में पहुंचते पहुंचते वाटर H पॉजिटिव बन गया, ऐसा तो कोई चेंज नहीं है ना। तो इन सब सोर्सेस से जो हमें वाटर मिल रहा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ H2O। तो मतलब इन सब से जो वाटर मिल रहा है उसकी जो रेशियो है वो क्या है? फिक्स्ड है, फिक्स्ड रेशियो दैट इज H2O। अब अगर मास देखें तो हाइड्रोजन का मास होता है 1 एंड ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो ये किस रेशियो ऑफ मास में पड़ा है? दैट इज 2:16। एंड अगर इसको सिंपल फॉर्म में लिखे तो दैट इज 1:8। इस तरह से एक फिक्स्ड मास के रेशियो में जो है वाटर हर डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से मिलता है, ठीक है। सो ऐसे ही एक एग्जांपल आप सबके लिए है दैट इज CO2। ये अब सब एग्जांपल तुम मुझे बताओगे कि CO2 कहाँ से मिलता है, किस फॉर्म में मिलता है या कहाँ से वो मतलब सोर्स क्या है उसका। सो दिस इज योर एग्जांपल जो तुम मुझे चेक करवाओगे, ठीक है। देन let's proceed with the third law, that is law of multiple proportions। अभी लास्ट लॉ पढ़ा हमने जिसमें डेफिनेट प्रोपोर्शन होती थी कि दोनों एलिमेंट्स की एक जो रेशियो है वो फिक्स होती थी, बट इस केस में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमें ये बताता है कि यहाँ पे दो एलिमेंट्स तो होंगे बट एक एलिमेंट की रेशियो हर कंपाउंड में फिक्स रहेगी, उसके साथ एक एलिमेंट की रेशियो जो है वो वेरी करेगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग कार्बन एंड ऑक्सीजन का। कार्बन एंड ऑक्सीजन के एग्जाम्पल ले तो इनसे जो हमारा कंपाउंड बनता है CO एंड CO2। अब दोनों के केस में अगर हम लोग बात करें तो जो कार्बन है वो क्या है?
फिक्स्ड है। फिक्स्ड है मतलब दोनों के केस में कार्बन कितने प्रेजेंट है, 1। अगर अब मैं कार्बन के मास की बात करूं तो कार्बन का मास होता है 12, तो 12:16, एंड इधर क्या हो जाएगी 12:32। तो कार्बन की तो रेशियो फिक्स है, बट जो रेशियो में चेंज आ रहा है वो किसकी रेशियो है, ऑक्सीजन की, दैट इज 16:32। और अगर इसको सिंपल फॉर्म में चेक करेंगे तो क्या हो जाएगी 1:2। एंड इनको भी अगर सिंपल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो तुम लिख सकते हो 3:4। एंड अगर इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो दैट इज 3:8। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से हमने ये सीखा कि जो भी कंपाउंड्स होंगे उसमें एक एलिमेंट की रेशियो तो फिक्स रहेगी, बट जो दूसरा एलिमेंट है उसकी रेशियो में क्या आएगी, वेरिएशंस आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपके लिए एक एग्जांपल है, दैट इज ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के कंपाउंड्स। वन इज N2O, NO2, N2O3, N2O4, N2O5. These are the 5 कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जिसके फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। तो आप मुझे यहाँ से एनालाइज करके बताओगे कि क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यहाँ पे एप्लीकेबल होता है या नहीं होता। क्या हम यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ को एप्लीकेबल कर सकते हैं कुछ चेंज करके कि नहीं। तो दिस इज योर ऑल्सो एन होमवर्क। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा जो 4th लॉ है दैट इज दी Gay-Lussac law of constant volume. That is the Gay-Lussac law of constant volume. See, so जो ये लॉ है ये हमारे वॉल्यूम्स के लिए एप्लीकेबल होता है। अब जो ये लॉ है इसके केस में जो हमारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होते हैं वो गैसेस फॉर्म में ही होने चाहिए, नॉट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और नॉट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, दे आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। अब ये लॉ क्या कहता है कि जितनी देर रिएक्शन कंटिन्यू है कि टिल हमें प्रोडक्ट नहीं मिल जाता, लाइक रिएक्टेंट से जब तक हम प्रोडक्ट में जाते हैं रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक इस केस में हमारा जो टेम्परेचर है एंड जो प्रेशर है उन गैसेस का वो भी कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं H2 गैस प्लस Cl2 गैस, एंड जब कंबाइन करेगी तो क्या बनेगा 2HCl गैस। अब इनके रेशियो की बात करूं तो रेशियो क्या बन जाएगी इस रिएक्शन की, यहाँ कुछ नहीं है तो दैट मीन्स 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, दैट इज 1:1:2। दिस इज द रेशियो ऑफ दिस रिएक्शन। एंड इस रिएक्शन के टाइम पे जितनी देर रिएक्शन कंटिन्यू हो रही है हमारा वॉल्यूम तो होता है कांस्टेंट, बट उसके साथ साथ उन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का टेम्परेचर एंड प्रेशर भी कांस्टेंट रहना चाहिए। सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम दीज 4 लॉज? कोई क्वेश्चन हो तो तुम पूछ सकते हो इन 4 लॉज में से। सो नो क्वेश्चन। सो आज की क्लास हम लोग यहीं पे बाइंड अप करेंगे जिसमें हमने अपने लॉज के बारे में डिस्कस करा है। कल की क्लास में पहले आपका होमवर्क चेक करेंगे कि तुमने क्या किया है, कि तुमने ठीक किया है या नहीं किया। उसके बाद फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। सो एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू।